आज हम लोग एक नया चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू करने चल रहे हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो चैप्टर है वो ये मान के चलो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन ये हैं दोनों कंपाउंड्स आपके, ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कन्वर्जन अगर करना है तो शुरुआत यहीं से होती है। अगर इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिया तो कन्वर्जन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। शुरुआत में इस टर्म को पहले डिफाइन किया जाए, क्या है हेलो एल्केन और क्या है हेलो एरीन। हेलो वर्ड मतलब समझते होगे क्या होता है, हेलोजन। ठीक है, जब किसी हाइड्रोकार्बन में, सपोज करो हाइड्रोकार्बन को हम ले रहे हैं RH, ठीक है, जैसे CH4, ठीक, या बेंजीन, दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक, इस पे हम लोग हेलोजन को क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हेलोजन के द्वारा हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर किया जा रहा है। ठीक है, और बन जा रहा है RH, या बेंजीन के साथ X लगा दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में ये जो बनने वाला कंपाउंड है यही क्या है, हेलो एल्केन या हेलो एरीन। एरीन वर्ड का क्या मतलब होता है, एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरीन मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक। ठीक, तो अगर एरोमेटिक है तो वहाँ पर क्या होगा, बेंजीन न्यूक्लियस होना चाहिए, तो उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है, इसका क्लासिफिकेशन, कि हेलो एल्केन या हेलो एरीन की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। वैसे पढ़ने के लिए तो अपने पास सिर्फ मोनो हेलो एल्केन और डाई हेलो एल्केन ही है। ठीक है, लेकिन और कई कैटेगरीज हैं जिनको हम लोगों को जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन इसका किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट ऑन द कार्बन। ठीक है, एक कार्बन पर या कार्बन की जो चेन है उसमें कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये लिखते हैं कि कौन सा ये हेलो एल्केन है या हेलो एरीन है। जैसे हम लिख रहे हैं मोनो हेलो एल्केन या हेलो एरीन, तो मोनो का मतलब ये समझ रहे हो क्या होगा, एक होगा, यानी जो कार्बन की चेन है जैसे CH3 CH2 Cl, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन हो गया, या बेंजीन के साथ Cl, ठीक है, क्लोरोबेंजीन हो गया। तो ये तो क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, यानी एक हाइड्रोजन हटाकर वहाँ पर क्लोरीन आके या हेलोजन आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर डाई कहा जाए तो डाई का मतलब क्या होना चाहिए, दो, दो कौन, हेलोजन एटम किस में आ जाए, एल्केन में या हाइड्रोकार्बन चेन में आ जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl Cl। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिखा सकता है, लिख सकते हैं क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl Cl। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस देखने पर यही लग रहा होगा कि एक में जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो क्या है, दोनों में जुड़ा हुआ है, एक एक कार्बन में करके जुड़ा हुआ है, और दूसरे में क्या लिख रहा है कि एक ही कार्बन में दोनों क्लोरीन एटम क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं आकर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों के नाम अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, विक, वैसे क्या बोला जाता है, जेम। वर्ड का मतलब समझ लीजिए, जेम मतलब होता है जेमिनल, जेम मतलब क्या होता है, जेमिनल, जेमिनल मतलब नेबरिंग, नेबरिंग मतलब पड़ोसी। ठीक है, और विक मतलब विसिनल, विसिनल मतलब टुगेदर, टुगेदर मतलब जो साथ में रहते हो। ठीक है, तो ये दोनों हैलाइड क्या है, दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन एटम पर हैं। जब सेम कार्बन एटम पर होंगे तो उसे विक डाई हैलाइड बोल देंगे, और जब डिफरेंट कार्बन एटम पर होंगे लेकिन पड़ोसी होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, जैम डाई हैलाइड कहा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर बेंजीन पर भी ये देखा जाए तो बेंजीन पर भी दो हेलोजन एटम हो सकते हैं, दो क्लोरीन हो गए। ठीक है, तो ये तो कैसा हो गया, आल्थो सब्स्टिट्यूटेड हो गया। इसी तरह से यहाँ पर मेटा सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है, लेकिन ये बनता नहीं है। ये बताइएगा क्यों नहीं बनता है, ठीक है, पता कीजिएगा इसके बारे में। और तीसरा पैरा सब्स्टिट्यूटेड, तो ये दोनों तो बनते हैं, लेकिन ये जो है स्टीशियोमेट्रिक एक्सिस में क्या होता है, बहुत कम पे, बहुत ज़रा सा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हो कि ये नहीं बनता है। ठीक है, नेग्लिजिबल, और ये दोनों तो इजीली फॉर्म होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये भी आपको बताना चाहिए, ये समझना चाहिए आपको। ठीक है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के बाद अब आते हैं हम लोग किस पे, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे। टेट्रा में क्या हो जाएगा, 4 हेलोजन प्रेजेंट होंगे। फिर कर लेते हैं पॉली। ठीक है, पॉली में
अनेकों हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट ऑन द हाइड्रोकार्बन, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया किसका, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। अब हम लोग चल रहे हैं क्लासिफिकेशन करने कि कार्बन का नेचर कैसा है। समझो इस चीज़ को, ध्यान समझना कि कार्बन का नेचर का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे कार्बन है ये, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, ठीक। तो इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप देखो इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसे क्या बोलते हो, sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज होगा। क्लियर है ना। 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, यानी देखो अगर सारे एल्केन की बात करो तो एल्केन जो होंगे उसमें सारे कार्बन क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। जबकि एल्कीन जो होगा तो एल्कीन में वो कार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगी। ठीक है, तो ध्यान दो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, दूसरा वाला क्या है, ये पाई है। तो तीनों सिग्मा बॉन्ड है, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो ये 3 सिग्मा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ मिल रहा है, एल्कीन में, वहाँ पर मिल रहा है जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी। ठीक है, और 2 सिग्मा मतलब एल्काइन की बात कर ले रहे हो। ठीक है, तो एल्काइन में भी कह रहा है कौन सा एल्काइन में, कौन सा कार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगी। ठीक है, तो इसमें 1 सिग्मा ये हो गया, 1 सिग्मा ये हो गया। अब ये दोनों क्या होंगे, पाई बॉन्ड, क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसके आधार पे हम लोग निकालने चल रहे हैं कि यहाँ पर कि किस तरह का ये आपका हेलोजन एटम होगा, ये किस तरह का हैलाइड बनने जा रहा है। ठीक है, अगर सपोज करो कि कोई हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिड कार्बन से, sp3 हाइब्रिड कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ऐसे में तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपलर है, एल्किल हैलाइड बोला जाता है। तो एल्किल हैलाइड इस तरह में कितने टाइप के हो सकते हैं, एक है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, तीसरा है टर्सरी एल्किल हैलाइड। कैसा होगा देखिए, समझिए इसको। इसमें होगा क्या कि अगर हम लिखते हैं CH3CH2X, तो इस कार्बन को अगर देखो तो इस पर सिर्फ एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कार्बन कैसा होता है, प्राइमरी। और इस पर जुड़ा हुआ एल्किल हैलाइड तो क्या होगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अगर हम लिख रहे हैं CH3CH2X, अब इस कार्बन को देखो तो इस पर 2 कार्बन और जुड़ रहे हैं, तो ये कैसा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। इससे जुड़ा हुआ एल्किल हैलाइड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखो तो इस कार्बन पे 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं, 3 कार्बन जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में इस कार्बन को हम कैसे बोलेंगे, टर्सरी कार्बन बोलेंगे, और इससे जुड़ा हुआ एल्किल हैलाइड क्या होगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। तो ये 3 तरह के एल्किल हैलाइड हो गए, कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड। अब यहीं पर हम लोग देखें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि यहाँ से एक एल्किल हैलाइड होता है जिसे बोलते हैं एलाइलिक एल्किल हैलाइड। तो एलाइलिक कार्बन क्या होता है, देखो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या है, ये ग्रुप हो गया एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन तो है नहीं है क्योंकि एल्कीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया गया, तो एल्कीनिल हो गया, जिसमें अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, CH2, इसका भी एक वैलेंसी खाली है, तो ये इतना पोर्शन क्या है आपका, एलाइलिक ग्रुप हो गया, जिसमें इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहा जाता है। ठीक है, और इस कार्बन जिसको एलाइलिक कार्बन कहा जाएगा, इससे एक्स आके जुड़ जाता है, तो ये क्या हो गया, एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। ठीक, एलाइलिक हैलाइड के बाद एक पॉइंट और आएगा, कौन सा, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा कि बेंजीन जो कार्बन है, अब बेंजीन के ऊपर चेन पर कहीं एक सब्स्टिट्यूशन किया जाए जिस पे कार्बन आके जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, कार्बन। ठीक है, अब कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और साथ में एक एक्स लगा दिया गया, तो ये कैसा हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमारा पहला जो टाइप ऑफ कार्बन था वो sp3, जिसके साथ हम लोगों ने ये 4-5 टाइप के हैलाइड पढ़े, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखो कि यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन कार्बन के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगी, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो हम लोग का दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्या होगा, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके साथ एक हेलोजन एटम आकर जुड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में देखते हैं क्या बनता है भाई, ऐसे करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X,
तो ये जो इतना कार्बन होता है, जो इतना ये ग्रुप है जिसको हम एल्केनिल कह रहे थे, ये जानते हो क्या होता है, इसको बोलते हैं विनाइल। ठीक है, तो ये कार्बन कैसा हो गया, विनाइलिक कार्बन हो गया, ये विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर हेलोजन जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, इसको विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। तो एक टाइप का ये हो गया, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 है, ध्यान दो, सिग्मा सिग्मा, दो ही सिग्मा है। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ठीक है कि नहीं, दो नहीं है, तीन है, एक हाइड्रोजन ये भी तो है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो दो अगर सिग्मा बॉन्ड होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तीन सिग्मा बॉन्ड पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और दूसरा क्या होगा, एरिल हैलाइड। ठीक है, एरिल हैलाइड जिसको हम लोग हेलो एरीन बोल रहे थे। ठीक, तो उसमें देखो, तो अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर दिखेगा। अब यहाँ पर अगर हेलोजन जुड़ा है तो ये कार्बन कैसा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड। तो ये दो टाइप के हो गए आपके। और तीसरा क्या है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अगर हेलोजन जुड़ता है तो उसमें एल्कीन सबसे सिंपल एग्जांपल है, CX। ठीक है, अब इसमें आप चाहे जैसे बना लें। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया किसका, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। जब भी आप कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक खोल रहे होगे तो उसमें चैप्टर में सबसे पहला नंबर क्या होता है, क्लासिफिकेशन, IUPAC, और उसके बाद आइसोमेरिज्म। मतलब ये कंपाउंड किस तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आइसोमेरिज्म क्या होती है देखा जाए, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में क्या कहा जाता है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर कहते हैं, और ये फेनोमेनन आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो आइसोमेरिज्म तो ये हो गई। आइसोमेरिज्म मेनली क्या होती है, दो टाइप की होती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी क्या होती है, 3 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म। लेकिन बीच में इसमें क्या कर रहा है कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है तो वो बहुत आसान सी है। जैसे इसमें चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, बहुत तरह की ये हो गई। और उसके बाद 3 डायमेंशनल में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगी, ज्योमेट्रिकल हो जाएगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये जो आपका एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है, ये किस तरह की आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो इसमें मेन आइसोमेरिज्म जो होगी वो चेन, क्योंकि हेलो आपका कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन, तो चेन आइसोमेरिज्म होगी। चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, जब क्या होता है कि कार्बन चेन जो है, कार्बन का जो स्केलेटन है उसमें कुछ चेंज आए। ठीक है, कैसे, देखिए CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, लिखेगा 1 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटेन। अब अगर ऐसा लिखा होता CH3 CH CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं 1 2 3 2 मेथिल 1 क्लोरो 2 मेथिल। ठीक है, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, चेंज आया ना। अब ये क्या हो गया, प्रोपेन, अब पहले क्या था, ब्यूटेन, तो कंपाउंड में ही चेंज आ गया। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई, चेन आइसोमेरिज्म हो गई। चेन आइसोमेरिज्म के बाद दूसरा क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में कार्बन की चेन में कोई चेंज नहीं है, मतलब ब्यूटेन है तो ब्यूटेन ही लिखा रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है ये उठ के यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर पहले पे है तो 1 क्लोरोब्यूटेन, अगर दूसरे पर कार्बन पर आ गया तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। डिफरेंस आ गया ना। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में होगा कि जैसे यहाँ पर 1 क्लोरोब्यूटेन है तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर क्लोरीन वहाँ से हटा लिया जाए और दूसरे कार्बन पे ले जाते हैं और हाइड्रोजन यहाँ से दूसरे कार्बन में शिफ्ट कर, पहले कार्बन में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, Cl और ये CH3, यहाँ से हाइड्रोजन उठा के यहाँ ले आए, क्लोरीन उठा के इस पर ले आए। तो ऐसे में क्या हुआ, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन स्केलेटन वही है, स्केलेटन में कोई चेंज नहीं आया, कार्बन की चेन में कोई चेंज नहीं आया। और जब चेन में कोई चेंज नहीं आया तो यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म नहीं है। ये कौन सी आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि पोजीशन में चेंज आया है किसके, क्लोरीन के। तो 1 क्लोरोब्यूटेन की जगह पर ये क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये हेलो एल्केन के लिए ये 2 आइसोमेरिज्म हो गई। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सी है, ऑप्टिकल। तीसरा है कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होना चाहिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ पर एक कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है, वो कार्बन जो एसिमेट्रिक हो।
ठीक है, जिसका मिरर इमेज फॉर्मेशन ना हो सकता हो, ऐसा कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है। ठीक है, इसको पीछे तुम लोग 11th में पढ़ चुके हो। CH3 CH2 C HX CH3। तो देखो अगर इधर इस कार्बन की चारों वैलेंसी देखो तो एक वैलेंसी पर एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरी वैलेंसी पर हैलोजन, तीसरी वैलेंसी पर मेथिल और चौथी वैलेंसी पर हाइड्रोजन। तो ये चारों क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसा कार्बन क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया, और एसिमेट्रिक है तो क्या हो गया, एक कायरल कार्बन हो गया, जिसकी वजह से इसकी मिरर इमेज जो है वो इसके साथ सुपर इम्पोज नहीं करेगी, डिफरेंस हो जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा और एच उधर चला जाएगा। ऐसी कंडीशन में ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऐसे सारे एल्किल हैलाइड हाइड्रोकार्बन चेन जहाँ पर आपके पास कोई एसिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है, वहाँ पर आपका एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो ये होगी इसकी आइसोमेरिज्म की कहानी सारी। अब चलते हैं आगे प्रिपरेशन की तरफ। चलिए तो एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं एल्केन का। ठीक है, एल्केन मतलब हम लोग ले लेते हैं मेथेन। ठीक, मेथेन में आप अगर देखो तो CH4। ठीक, मेथेन को हम लोग अगर हैलोजन में क्लोरीन से इजली वे में रिएक्ट कराएं HNU की प्रेजेंस में। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत पहले से आप पढ़ चुके हो। तो क्या बन जाता है, पहले बनता है CH3Cl, फिर अगले स्टेप में CH2Cl2, फिर CHCl3 और आखिरी में CCl4। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्लोरीन के सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसको ये मान लो तो यहाँ पर A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, और आखिरी में कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। ठीक है, मेथिल क्लोराइड। अब मेथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक, और ये क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो भैया हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, नाम चेंज नहीं हुआ कुछ। ठीक, तो ये 4 कंपाउंड बनते हैं। एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि यहाँ से देखो मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड और टेट्राहेलाइड, पॉलीहेलाइड जिसको कह सकते हो, तो ये सारे एक साथ बन गए। ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी कमी क्या है, ये एक फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है। सबस्टिट्यूशन मतलब समझ रहे हो ना, सबस्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ, रिप्लेसमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह पर कौन आके जुड़ जाए, क्लोरीन, हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन, और हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह पर एक क्लोरीन लेकिन चला जाएगा। ऐसे क्या होगा, साथ में क्या बन के जा रहा है, HCl, हर स्टेप में एक HCl क्या होगा, निकल गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है वो कौन है, फ्री रेडिकल है। ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। पहले एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा जो अटैक करेगा किस पे, एल्केन पे, और क्या बनाएगा, एल्किल हैलाइड बनाएगा। इस फेनामेनन या इस प्रिपरेशन मेथड की क्या एक डीमेरिट है, सबसे जो कह सकते हो कि मेन डीमेरिट है वो कौन सी है, वो ये कि कभी भी इस रिएक्शन में आपको एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलता। क्या मिलता है, एक मिक्सचर मिल जाता है सभी प्रोडक्ट्स का, किसी में कोई ज़्यादा या कुछ कम ऐसा हो सकता है, प्रीडोमिनेट हो सकता है, लेकिन मिलेगा पूरा मिक्सचर ही। और जब मिक्सचर मिलेगा तो उस कंडीशन में एल्केन में ये कंटिन्यूस जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं तो एल्केन ही, लेकिन इनका आप सेपरेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेपरेशन करना बहुत टफ वर्क होगा, जिसकी वजह से इस मेथड को हम प्रिफर नहीं करते हैं। ठीक है, नॉर्मली प्रिफर नहीं करते। ठीक, तो इसकी जगह पर एक और मेथड हम लोग यूज़ करते हैं जो एल्केन की जगह पर हम ले रहे हैं एल्कीन के साथ। ठीक है, एल्कीन में देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। ठीक, बॉन्ड रख किया, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। अब ये भी बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ पर रख होगा, पाई बॉन्ड इस तरफ रख कर लेते हैं, इधर माइनस इधर प्लस, कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इधर भी रख कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ डिफरेंस नहीं है, एक सिमेट्रिक एल्कीन है। ठीक है, तो बन जाएगा क्या, ये माइनस वाला प्लस वाले से जुड़ जाएगा, प्लस वाला माइनस वाले से जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3, या आप ऐसे लिखना चाहें लिख लें CH2X और CH2H। ठीक है,
अगर ये जो एल्कीन है आपकी वो सिमेट्रिक की जगह, ये क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, सिमेट्रिक का मतलब इसे आधा आधा काटा जा सकता है, दोनों तरफ इक्वल होगा पार्टीशन, ठीक है। लेकिन अगर एसिमेट्रिक एल्कीन की बात करोगे तो एसिमेट्रिक एल्कीन कैसी होगी, ठीक है। अब इसको आधा आधा बांटो, क्या हो गया, एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन। ऐसी जो एल्कीन होती है वो कैसी होती है, एसिमेट्रिक होती है। कैसी होती है, एसिमेट्रिक। और अगर एसिमेट्रिक है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब HX इसके साथ आके जुड़ेगा तो अब ऐसे नहीं जुड़ सकता कि जिस तरफ मन करे उस तरफ बॉन्ड तोड़ दिया जाए, ठीक है। बॉन्ड तोड़ने का एक पैटर्न होगा। अब बॉन्ड इसी तरफ टूटेगा, इस तरफ नहीं टूट सकता, इस तरफ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, इसका रीज़न है क्योंकि जब ये इस तरफ आएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले आएगा पाई के, यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। इसके अगेंस्ट इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इस बात को ध्यान समझिए, इधर अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इधर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर बॉन्ड इसका अपोजिट हो जाता, अपोजिट ब्रेक होने का मतलब ये हो जाता कि बॉन्ड इस तरफ टूटता और इधर निगेटिव आता और इस पर पॉजिटिव आता। दोनों कंडीशन में क्या डिफरेंस आया, दोनों कंडीशन में डिफरेंस आया कि यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये कैसा कार्बोकैटायन होगा, सेकेंडरी। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने के बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये कैसा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी। उसके उलट देखिए, ये कैसा कार्बन आयन है, सेकेंडरी कार्बन आयन। और अगर यहाँ माइनस चार्ज होता तो ये कैसा कार्बन आयन होता, प्राइमरी कार्बन आयन। अब आप जानते हो कि कार्बन आयन की कंडीशन क्या है कि प्राइमरी कार्बन आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से। और कार्बोकैटायन में क्या होता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। यानी ये तो एकदम उल्टा हो गया मामला। अगर बॉन्ड सेकेंडरी कार्बन की तरफ टूटता है तो ये तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए करना क्या है कि बॉन्ड किस तरफ तोड़ना, इस तरफ तोड़ना है। इसको माइनस चार्ज देंगे, इसको हम प्लस चार्ज देते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर माइनस, इस पर प्लस आया, ये माइनस वाला आके इस प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3 CHX और CH3। देखो, इसको समझने का जो तरीका था वो दिया गया मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल जो है उसको हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मार्कोनिकॉफ रूल से शुरुआत करेंगे।